अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इस वक़्त जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो तो यही है कि जो इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की जो दरख़्वास्तें थीं सज़ा मुअत्तली की, वो मुस्तरद हो गई हैं। और जज मुजोका साहब जो हैं जिनके मुतालिक सोचा जा रहा था कि चूँकि ये रिप्रेज़ेंट कर रहे थे और चॉइस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब की, तो उनसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। अगरचे पीटीआई ने काफ़ी तैयारियाँ की हुई थी और वो ये सोच रहे थे कि शायद मामला जो है वो रिहाई की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने तैयारियाँ भी की हुई थी, पैनाफ्लेक्सिस भी लगाए हुए थे और वो ये भी कह रहे थे जी कि हम जो जो गंडापुर साहब हैं वो उसको उनको रिसीव करेंगे वहाँ पे अटक के पुल के ऊपर। बहरहाल वो तो चीज़ें नहीं हो सकी। उसका ज़रा तजिया करेंगे कि ये अब कहाँ तक हम जा रहे हैं आगे और किस तरीके से सिलसिला चल रहा है। लेकिन साथ-साथ जो दूसरी डेवलपमेंट्स हैं, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद साहब जो हैं, शाहिद करीम साहब, उनके पास जो केस लगा हुआ था जस्टिस मोहम्मद अब्बास साहब का, जो जज अब्बास साहब थे, उनके मुतालिक तो उसकी मैं थोड़ी-सी आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो एटीसी सरगोदा के जज को उन्होंने कहा कि आईएसआई की जानिब से जो हरासा करने वाला ये जो केस था, उसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आईएसआई और आईबी के हवाले से ज़िम्मेदारी उठाएँ। अगर इसके बाद भी कुछ हुआ, तो हम बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म से पूछेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को उसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी, आईबी और आईएसआई वज़ीर-ए-आज़म के नीचे हैं। तो ये अच्छी उन्होंने एक ऑब्ज़र्वेशन दी है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आईजी पंजाब जो है, वो इस हवाले से तमाम पुलिस अफ़सरान को हिदायत दें कि ऐसा कुछ भी मुतल्लका जज से मुताल्लिक जो भी कुछ भी होगा, वो मुशावरत के बाद किया जाएगा। एटीसी अदालतों के तमाम जजेस मोबाइल में रिकॉर्ड करने वाली ऐप्स रखें। आप अंदाज़ा लगाएँ, जजेस को जब कॉल आएँगी, तो उनको कहा गया है कि वो ऐसी ऐप्स अपने पास रखें कि उन कॉल्स को रिकॉर्ड कर लें। तो इसका मतलब है कि कॉल्स अभी भी आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस केस में एक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करूँगा और एक अदालती मुआविन भी मुकर्रर करूँगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। साथ ही साथ जो ये जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके भी मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ वो आ रही हैं ऑब्ज़र्वेशंस जो आपने पढ़ी होंगी। एक तो ये है कि जो उनके वकील हैं काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी जो फ़ैसला जो था इलेक्शन कमीशन का उसकी तशरीह जो है, वो पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया गया था, वो गलत थी। अगर उम्मीदवार कह रहा है उसे आज़ाद के तौर पर बल्ले का निशान दे सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फैसले की कोई गलत तशरीह करने बैठे तो उसका इलाज नहीं। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब का मुनीब अख्तर साहब को बल्ले के निशान पर वज़ाहत और फिर तंज़ और ये भी इस तरह के जवाब भी आ रहे हैं और ये बड़ी अजीब-सी एक बिटर किस्म की सिचुएशन जो है वो चल रही है। मैं इसकी तफ़सील में पूरी में नहीं जाता लेकिन इस पे मज़ीद बात करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं ब्रसेल्स से जनाब आलिम मुसालियतकार जनाब फैसल मोहम्मद साहब, उनसे बात करेंगे। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। एक तो ये है कि बाकी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं, यूएस कांग्रेस वाली करार जो है उसके ऊपर भी बात करनी है, लेकिन ये जो फैसला अभी आया है थोड़ी देर पहले, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था कि क्योंकि अब बाकी केसेस तो खत्म हो चुके हुए थे। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी ठंडी होके बैठी हुई थी और लग रहा था कि जैसे इनको पहले से ही पता था कि क्या डिसीजन आना है और कोई हमें पैनिक नज़र नहीं आ रही थी, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये फैसला एक्सपेक्टेड था और इसी तरह आना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपके सामीन को और देखने वालों की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। वालेकुम सलाम। देखें, आपने जो बात कही है इंट्रो में बड़ी अच्छी तफ़सीली आपने बात की, लेकिन एक बात जो आपने यहाँ कही कि फ़ैसला जो था शायद तयशुदा था। मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि फ़ैसला ये कुछ और था हुँ, और ये फ़ैसला जो है तक़रीबन अब से कोई मतलब जब ये फ़ैसला आया है उससे कोई 36 घंटे क़बल इसके अंदर कुछ थोड़ी-सी तब्दीली की गई है। और उसकी वजह ये बयान की जा रही है कि जैसा कि आपने देखा कि इमरान खान के तमाम केसेज़ जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और ये बात अब पूरी यकीनी थी कि इनको रहा कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं आपसे पहले भी पिछले प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि कुछ लोग इमरान खान को रहा नहीं करना चाहते। हुँ, तो फ़ौरी तौर पर उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा मवाद नहीं था कि उनको आज वो रोक सकते थे क्योंकि जैसे ही यहाँ से फ़ैसला होना था यहाँ से ये हाँ, अपील इनकी मंज़ूर होती, तो उनकी रिहाई का जो है ये मामला तयशुदा था। तो लिहाज़ा ये है कि एक दबाव के तहत कि फ़ौरी तौर पर इनको रखा जाए जेल के अंदर, उस वक़्त तक जब तक ये जो इमरान खान पे नए केसेज़ बने जा रहे हैं और वो हाँ, मुकदमा जब तक दायर नहीं हो जाते, उस वक़्त तक इनके लिए ये फ़ैसला फ़ौरी तौर पर किया गया था कि ये इनको इस फ़ैसले को तब्दील कर दिया जाए। ये मुझे बड़े बावसूख ज़राए ने मुझे इस बात की हुँ, तस्दीक की है।
और ठीक मेरी है। इस बात की जो जो मैं तज्ज़िया दे रहा हूँ उसकी आपको गवाही जो है खुद जस्टिस मजूका साहब के बयानात अगर आपने रिमार्क्स देखे हों, हाँ, तो वो हाँ, आपको तस्दीक कर देंगे कि उनके बयानात से क्या चीज़ अक्स की जा रही थी और बड़ा वाज़ेह अल्फ़ाज़ में जजेस के जो रिमार्क्स होते हैं, दर हकीकत वो रिमार्क्स ही फैसले होते हैं। जो कानून हाँ। को समझते हैं, वो उनको समझना होगा कि जजेस के जो बयानात होते हैं, बड़े अहम होते हैं। लेकिन अचानक ही, जैसे कि आपने कहा ये मामला बदल गया, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गैर मुतवक्का है मेरे नज़दीक। हुँ। लेकिन फैज़ भाई इसमें एक चीज़ मुझे बताएँ ना कि जो फैसला आया है, अब इसमें उन्होंने ये अगरचे कहा है कि जो जो मेन अपील लगी हुई है, तो उस वक़्त तक हम इसको साथ ही इसको रखेंगे और लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई ने उसको चैलेंज करने का फैसला किया है हाई कोर्ट में। तो क्या अब हाई कोर्ट में भी आगे जाएँगे तो वही लोग हैं, जिन्होंने इनको लगाया हुआ है? तो फिर मतलब कि उनको रिलीफ़ की कोई उम्मीद है कि हाई कोर्ट से उनको मिल जाएगा? मुझे लगता है शायद हाई कोर्ट से मिल जाए लेकिन जहाँ तक मामला जैसे मैंने कहा ना कि असल मकसद तो यही था उनका कि कुछ थोड़ा-सा टाइम मिल जाए क्योंकि अगले आने वाले 48 घंटों में या 72 घंटों के अंदर इमरान खान के ऊपर 2 केसेज़ जो हैं मज़ीद दर्ज होने की शुनीद आ रही है। हुँ, अब वो किस किस्म के आते हैं ये फ़िलहाल कहना जो है क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि इनको कम से कम 2-4 दिन चाहिए तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आज अगर वो अपील उनकी क्या कहते हैं मंज़ूर हो जाती तो कहते हैं भाई 3-4 दिन तक आपको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हाँ, हाँ, नॉर्मल कोई आदमी होता है तो आपको पता है कि वो रोज़गार आने में टाइम-वाइम लग जाता है, लेकिन ये साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर का केस है, यहाँ तो हाँ, घंटों के अंदर काम होता है। तो लिहाज़ा ये एक बाकायदा तयशुदा है और हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि शायद हाई कोर्ट के अंदर जाके शायद हो सकता है इनको दोबारा वहाँ से कोई रिलीफ़ मिल जाए, लेकिन उस वक़्त तक ये है कि इनके ऊपर 2 मज़ीद केसेज़ आ चुके होंगे। और जैसे कि अभी तो आपने उसमें कहा एक बात हाँ, अभी आपने इंट्रो में जस्टिस अब्बास साहब की जो बात बताई उसमें कहा गया है कि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो है आईएसआई, आईबी और वज़ीर-ए-आज़म होते हैं और इनके सारे मामलात होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, वो यहाँ से भी इस बयान से भी कहीं न कहीं इसकी जो है सदाकत सामने आती है। तो आपने 2 केसेज़ की बात की है, उसमें जो पॉसिबिलिटी है वो शायद ये भी हो सकता है कि जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी का केस है, एक तो वो हो सकता है। दूसरा तोशाखाना आपको मालूम है कि काफ़ी बच्चे देता रहता है, उसमें से कुछ हुँ, ना कुछ निकाला जा सकता है, तो शायद ये भी दोनों केसेज़ हो सकते हैं। अल कादिर का तो है तोशाखाना में तो मुझे नहीं लगता कि इसमें शायद कोई हो, लेकिन अल कादिर के अंदर ये है कि 2 गवाह जो हैं तैयार कर लिए गए हैं और हुँ, एक केस और ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर। अब पता नहीं वो किस हवाले से करते हैं, कुछ वो वो इनकी जो वो केस उसका इशारा जो है वो राजा रियाज साहब दे चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि अच्छा। उनके ऊपर बगावत का और आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है, वो भी हो सकता है। हाँ, वो बगावत का देखिए आर्टिकल 6 तो ख़ैर वो मुझे नहीं पता आर्टिकल 6 तो ख़ैर आपको पता है कि आर्टिकल 6 जो है वो तो आइन को तोड़ने के हवाले से होता है। इमरान खान ने अगर कोई बयान दिया होगा वो आइन को तो नहीं तोड़ा। या अगर उन्होंने जैसे ये कल उनका जो ट्वीट पे आज बड़ा शोर हो रहा था कि जनाब उन्होंने कोई डील-वील की बातें कर दी कि डीलें चल रही हैं, तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 तो नहीं लगता। अगर आप थोड़ा-सा अगर पढ़ें आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को तो वाज़िह पता लग जाएगा। वो तो आइन को तोड़ने फैसल भाई आप माशाल्लाह यूरोप में बैठे हुए हैं ना इसलिए आप कानून की और आइन की बातें कर रहे हैं। हमारे यहाँ कौन-सा आइन और कौन-सा कानून है, वहाँ हमारे पे यहाँ तो कोई उ और ऊपर से माशाल्लाह हमारे बहुत ही मोहतरम काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। अब वो मुझ पे यहाँ पे लगा के कह सकते हैं कि भई इसने वहाँ पे कनाडा में बैठे हुए बगावत बिल्कुल, की है और पाकिस्तान को बिल्कुल। तोड़ने की कोशिश की है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान जी, जी। बिल्कुल ऐसा ही है, दुरुस्त कह रहे हैं। वो जहाँ तक आपने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की बात की, वो बिल्कुल ऐसा ही है और आपने देखा भी कि कुछ जो है मतलब सहाफ़ी उनके खिलाफ़ कुछ सुना कार्रवाई भी चल रही है। तो लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जो कुछ हो रहा है ना मुल्क में दुरुस्त नहीं हो रहा और अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे अब आपने कहा वो जो केस चल रहा है काज़ी फ़ाइज़ ईसा की आपने बात की, तो आज आपने देख लिया होगा वो जो मखसूस नशिस्तों का जो केस चल रहा है, उसके हाँ, अंदर आप देखिए कहीं भी आपको ये नज़र नहीं आ रहा काज़ी फ़ाइज़ ईसा कहीं न कहीं अपने पुराने फ़ैसले को जो उन्होंने निशानात वापस लेकर जो पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की, वो हर रिमार्क्स के अंदर अपने उसी फैसले को डिफेंड करते नज़र आ रहे हैं। हुँ। तो ये जो सूरत-ए-हाल है तो ना, इससे वाज़ेह लग जाता है कि यहाँ पे बदनीयती जो है ना, कहीं न कहीं सरकार की है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो काज़ी साहब इस वक़्त केस सुन रहे हैं, वो केस जो है वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो बेसिकली अपनी एक्सटेंशन का केस सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है और देखिए ना अगर वो मिसाल के तौर पे ये अब ये जो बात आई है, आपको मैं एक बात ये भी बता दूँ कि नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि क्यों ना हम नए इंतखाबात करा दें, क्योंकि कुछ बात ये भी आई है हाँ, सामने, कुछ हाँ, लोगों ने कहा है कि अगर ये मखसूस नशिस्तों का मामला अगर चल जाता है और अगर जैसे कि आप देखें जजेस जैसे खड़े हो गए हैं और जजेस की तरफ से जिस तरीके से इख्तिलाफ़ात की खबरें आ रही हैं, तो उनको खतरा ये भी है कि अगर शायद कोई ऐसा फैसला आ गया तो हुकूमत चली जाएगी और फिर हुकूमत अगर जाती है तो फिर आपको पता है कि राजा सिकंदर सुल्तान और दूसरे तीसरे सब फँसेंगे। तो जब वो उनका क्या फँसेंगे तो बनेगा? फिर वो नाम भी लेंगे। अब जब नाम लेंगे तो फिर आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, जी हमने अगर कुछ हुँ, काम अगर किया है,
तो पस पर्दा बैठ के, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मट्टी पाव वाली बात हो जाए और किसी तरह नए इलेक्शन की तरफ जाए, तो कोशिश ये भी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि असल में देखिए इसमें 2 वजूहात है, इसमें यहाँ मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान की जो अवाम है ना, इसका हाँ, जो है ना बड़ा किरदार है। जब देखिए जजेस का आपने देखा बड़े वाज़ेह तौर पे जजेस ने ये स्टेटमेंट दिया है और जो रिमार्क्स जजेस के आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जो आपने अमरीकी करारदाद की बात की थी, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि बड़ा वाज़ेह हो जाना था कि कौम को चाहिए था कि कौम खुद निकलती बाहर और कहती कि भई हमारे साथ हमारे जो हमारा मैंडेट है उसको छीन लिया गया और लेकिन आप हाँ, देखें कि अभी तक हमारी हमारी अवाम भी तो हमारी तरह की है ना, देखें जो बोलीविया में हुआ है उन्होंने दिखा दिया ना कि क्या होती है अवाम। जी, जी, केन्या में बिल्कुल। देखा है ना आपने? बिल्कुल, बोलिविया में देखिए आप, कीनिया के अंदर देखिए, कीनिया में भी अवाम हाँ, निकल आई, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकी जो करारदाद है, उसके बाद तो बड़ी वाज़ेह हो गई थी। मतलब देखिए जजेस ने भी आपको सिग्नल दे दिया, अमेरिकन कांग्रेस की आपकी रेज़ोल्यूशन भी आपने देख ली और पीछे जो दूसरे मामलात हैं, वो भी आप देख रहे हैं। खुद कई लोगों ने मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने कह दिया, तो अब पीछे गुंजाइश क्या रह जाती है? फिर भी अगर इंतज़ार करते रहें कि शायद कोई आए और कोई आके हमारी मदद करे, तो फिर ये तो बस आप खुद समझ सकते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल बनेगी। लेकिन लेकिन फैसल भाई इसमें आप ये देखें कि जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का कॉन्डक्ट है पूरे का पूरा, अब देखें एतज़ाज़ अहसन साहब जैसे लोग जो हैं बल्कि ये तो इसमें तो इस जुर्म में एतज़ाज़ अहसन साहब भी शरीक हैं क्योंकि एतज़ाज़ अहसन साहब ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ और उन्हीं की वजह से फिर ये बने थे जज भी। तो ये जो इस वक़्त हो रहा है और एतज़ाज़ अहसन साहब जैसे लोग जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो काज़ी साहब हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना केस लड़ रहे हैं, इनको किसी और चीज़ के साथ गर्ज़ नहीं है। मुझे एक बात बताएँ, क्या वजह है कि हमारे यहाँ इतनी ब्लैटेंट किस्म का बायस जो है जब जजेस में हो, एक तो ये है कि उनको उसूली तौर पर इस तरह के केसेस में बैठना ही नहीं चाहिए और अगर वो बैठे हैं, तो फिर कम से कम इतनी तो शर्म हया एक किसी जज में होनी चाहिए कि वो अपना बायस जो है वो पहले से ना बताए कि मैंने पहले से माइंड मेकअप किया हुआ है। सर, ये असल में बिल्कुल बुनियादी तौर पर ये हमारे जो ढाँचा है ना, इंतज़ामी ढाँचा, उसके अंदर खराबी है। ये हर हर जगह जो है कहीं न कहीं जो है मामलात जो मुदाखलतें होती रहती हैं और जो मुदाखलतों की वजह से सारे मामलात हैं। अब जहाँ तक बात है बैरिस्टर एतजाज़ अहसन की, तो उन्होंने ठीक है बहैसियत कानूनदान इनको मुतारिफ़ कराया था, लेकिन अब किसी को क्या पता कि कोई क्या करेगा? अब कोई कहीं भी अगर मैनेज हो जाए, तो फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं? लेकिन ये अफ़सोस का मकाम है कि जो हमारे मुनसिफ़ आला हैं उनका जो है ना मैं कुछ देख नहीं रहा सही और लेकिन अगर आप वो देखें ना इसको मैं तमाम जो आपने बात कही कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है? देखिए उसकी बुनियादी वजह ये है असल में हमारे सिस्टम के अंदर हमारे सियासी सिस्टम के अंदर खराबी है। हमारे यहाँ ना जमहूरियत है और ना हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे यहाँ हाइब्रिड डेमोक्रेसी चल रही है और एक ऐसा सिस्टम हाइब्रिड डेमोक्रेसी भी हम इस तरह चला रहे हैं कि ना ही वो जो असली जमहूरियत है और ना ही वो क्या कहते हैं कि कहना चाहिए कि फस्तायत। वो मतलब दोनों तीनों एक चूँ-चूँ का मुरब्बा मिला के हम चला रहे हैं। ये जो कल इमरान खान ने जो ट्वीट की थी आपने देखा होगा वो कहते हैं कि हर जगह मुदाखलत होती है और कल उन्होंने ये हाँ, बात कही भी दोबारा अपने ट्वीट में कि डीलें चल रही थी, तो बिल्कुल ऐसे ही है डील्स तो होती रहती है और ये सारी जो खराबियाँ होती है ना, ये इन्हीं वजह से होती हैं। ये डीलों की वजह से होती है, मुदाखलत की वजह से होती है। हाँ, हाँ, हमारे यहाँ हाँ, जो मैंने आपसे कहा कि 3 देखिए अब ये जो खराबी आ रही है अदलिया में या इंतज़ामी अमूर में या दूसरे तमाम मामला हर इंतज़ामी ढाँचा जो खराब है उसके अंदर उसकी वजूहात ये है कि यहाँ पे ना कशमकश है। 3 बड़े हमारे यहाँ ग्रुप हैं, सियासी ग्रुप हैं जो पाकिस्तान के अंदर अपने इक़्तिदार की रस्साकशी में हैं। एक ग्रुप तो सबसे बड़ा आपको ग्रुप पता है वो हमारा ज़रदारी ख़ानदान है। दूसरा हाँ, हमारा ग्रुप जो है हमारा शरीफ ख़ानदान है। तीसरा एक और बड़ा ताकतवर ग्रुप है जो नज़र नहीं आता कहीं न कहीं से। तो ये तीनों जो है ना नज़र आने वाला ग्रुप और ये दोनों ग्रुप मिलके जो है सब अमेरिका के साथ मिलके इक़्तिदार और ताकत के असूल के लिए ये जोड़-तोड़ करते रहते हैं। अब नवाज़ शरीफ का आप पता है वो तारिक फ़ातमी को इस्तेमाल करते हैं, ज़रदारी साहब उनको हुसैन हक्कानी ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं और ये जो हमारा नज़र न आने वाला ग्रुप है ये बराह रास्त पेंटागन से डील करता है। तो जब लेकिन मज़े की बात ये है कि ये आपस में लड़ते हैं अपने मामलात के लेकिन जब इनके मफादात पे जब ज़िक पड़ती है हाँ, ना इमरान इकट्ठे हो खान गए। की बात का, स्टेटस को हाँ, तोड़ो, तो फिर ये एक हो जाते हैं। जब ये एक हो जाते हैं, तो फिर वो जो ईंट से ईंट बजाने वाला वो सदर बन जाता है और जो कहता है कि जनाब रॉग आर्मी है और हमारे डीजी को वहाँ भेजो भारत, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। डाउन लीग करने वाला ये वज़ीर आला बन जाती है। तो ये सारा जो मामला है ना, ये बुनियादी तौर पे सिस्टम की खराबी है। इस सिस्टम को जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे, ना नहीं आपकी करेंगे। अदालत दुरुस्त होगी, ना आपका हाँ, कोई जज दुरुस्त होगा, ना आपका कोई जर्नैल दुरुस्त होगा। एब्सोल्युटली और सिस्टम जो है वो है कोई नहीं। अच्छा एक चीज़ जो आपने अमेरिकन कांग्रेस में जो करारदाद आई है, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट करारदाद है। मैं उसका थोड़ा-सा जो उन्होंने ये पेश की थी कांग्रेसमैन डैन किल्डी उनका आपने वो शॉट सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा नाज़रीन के लिए सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, ताकि आपको थोड़ा-सा ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। A resolution also supports
free and fair elections in Pakistan. Elections that represent the will of the people of Pakistan. Unfortunately, Pakistan's most recent election that took place in February was not carried out under conditions that credible election observers considered free or fair. And while there were some bright spots in that election, including the record numbers of women, youth, and religious and ethnic minorities being registered to vote, the election was ultimately clouded by credible allegations of electoral interference, of fraud, and of violence. And that's why our resolution urges the full and independent investigations of these claims of interference or irregularities in Pakistan's February election. अच्छा, अब ये जो डैन किल्ली हैं, ये डेमोक्रेट हैं और ये अंदाजा करें कि ये पूरी की पूरी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने इसके हक में वोट दिया और डेमोक्रेटिक पार्टी की इस वक्त हुकूमत है। लोगों को मैं ये बता दूं कि हुकूमत इस वक्त डेमोक्रेट्स की है और उनकी सारी की सारी मेजोरिटी जो है वो इस करारदाद के हक में वोट दे रही है, जो कि करारदाद रेजोल्यूशन नंबर 901 कहलाती है। अच्छा, अब इसमें 368, जैसे कि आपको पता ही है फैसल भाई, 368 जो वोट्स हैं ये पड़े हैं इसके हक में और 7 लोग जो हैं उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया है और वो सातों के सातों रिपब्लिकन है, ठीक है ना। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ये जो करारदाद है, जैसे ये करारदाद आई है और इतनी वाइड मेजोरिटी के साथ आई है, तो पाकिस्तान के अंदर तो वक्त पड़ गया हुआ है कि उन्होंने जनाब फिर फॉरेन ऑफिस के जरिए, फिर किसी और के जरिए, फिर ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कह रहे हैं। पहले कभी मानते नहीं थे, पहले उनको कहते थे कि ये हमारे वेंटिलेटर हैं, फिर अब कहते हैं कि नहीं जी, इनको तो ये तो जो जमहूरी हुकूमत है उनको गिराते हैं। यही तो इमरान खान कह रहा था। तो ये जो करारदाद है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को कुछ ख्याल आएगा कि वो क्या कर रही हैं और किस तरह की इलेक्शंस उन्होंने करवाई? देखिए, ये जो करारदाद है ना, बुनियादी तौर पर जैसे आपने कहा, जो इस करारदाद का जो मतन है वो इंतहाई संजीदा है और मैं समझता हूँ कि एक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है उसके खिलाफ एक एफआईआर है और जो कुछ इमरान खान कहते रहे हैं, देखिए असल में सबसे बड़ी इसमें सारी जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो यही आ रही है कि इलेक्शन फ्रॉड है। जब इलेक्शन ही फ्रॉड है, इसका मतलब है कि आपने जो कौम की जो विल थी, जो आपने वो ही उससे छीन ली, उसको नहीं दिया, तो बाकी पीछे रह क्या गया? तो अब ये है कि जहाँ से आपने कहा कि हाँ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दबाव आया है। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ आपको कि जो इस वक़्त आपने हाई कोर्ट में जजों का जो मौक़िफ़ देखा है और जो आपने थोड़ा-सा मामलात देखे हैं, उसके बाद और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अमरीकी करारदाद के आने के बाद, ये तो अब अवाम के ऊपर मुनहसर था कि अवाम को निकलना चाहिए था। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि अभी तक इसमें अवाम का कोई रिएक्शन नहीं आया। अब ये जो आपने कहा है कि सागदार ने असेंबली में खड़ा होकर कह दिया कि जनाब वो अब जवाबी करारदाद लेकर आएँगे, ये तो एक नुमाइशी सी बात है ना। ये कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर इनको कुछ करना है, तो बुलाएँ ना उसको ब्लूम को, इस्लामाबाद में हाँ, जो हमारा जो सफ़ीर है, उसको बुलाएँ और हाँ, उससे बुलाकर बात करें। उसको हाँ, उसे बुलाकर बात करें कि आपने कैसे हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत की है। जैसे पहले भी यानी ये जो बात अगर हुई है, लेकिन ये कभी नहीं कर सकते क्योंकि इनके ज़रिए तो ये इक़्तिदार में आए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे तो बुनियादी तौर पर ये बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा एक एक मतलब एक ज़रिया मिल गया था पाकिस्तान की आवाम को, यानी जो इमरान खान कह रहे थे वो अब तो सारी दुनिया देखिए, रूस की तरफ से आपको मैंने पहले ही बताया कि इस बात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है। बर्तानिया के सफारत खाने से भी आपने सुन लिया, चीन की तरफ से भी आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि हालात दुरुस्त करें। अब वो अमेरिका जिसके के कहने पे आप चल रहे हैं, जिसकी पॉलिसी को आप टो कर रहे हैं, जैसी भी आई, दिखाने के लिए आई, जो भी आई, लेकिन आई तो सही ना। लेकिन आई तो इससे सही ये ना। बात वाज़िह हो गई, इससे बात वाज़िह हो गई कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है, ये टोटल आइसोलेट हो चुका है। इसको इसकी कोई बात मान नहीं रहा। जब ये आइसोलेट हो चुका है पूरा सिस्टम, तो फिर इस पे आप फिर क्यों ये कहते हैं कि इमरान खान ने आइसोलेट किया? बुनियादी तौर पर आइसोलेट तो इन्होंने किया। देखिए ना, ये मतलब मुझे आप ये नहीं कह सकते कि मैं इमरान खान की हिमायत कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, नविश्ते-ए-दीवार नज़र नज़ारे आ रही हैं। तो फिर बिल्कुल। उसके बावजूद भी है कि हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं, मेरी जब बात हुई तो वो कहते हैं कि हाँ, ढटाई से हाँ, बिल्कुल ठीक है, करारदाद आई है। लेकिन मुझसे कहते हैं, "सर आप मुझे बताइए कि इसमें कहाँ लिखा है?" उन्होंने कहा कि इमरान खान को रहा कर दो। तो अब ये हाँ, देखिए ना हाँ, ये इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन हाँ, लेकिन फैसला इसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, देखिए 2 चीज़ें बड़ी ही इसके साथ रिलेट करती हैं और वो एक तो ये है कि जो आईएमएफ वगैरह हैं या दूसरे जो लैंडिंग ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, अब जब उनको ये पता चलेगा कि ये हुकूमत जो है ये लेजिटिमेट नहीं है, तो वो इनको कैसे अपने कर्ज़े देंगे, किस तरीके से अपने प्रोग्राम चलाएँगे, क्या होगा? एक तो वो डिलेजिटिमाइज़ हो जाएगा। दूसरा जो है, जो मुझे खतरा है, वो ये है कि जितने भी लोग इस रिजीम के अंदर मौजूद हैं या जिनकी वजह से ये रिजीम चेंज हुई थी पिछले इमरान खान वाली,
इनके ऊपर मुझे जहाँ तक याद है, इस तरह के लोग पहले से भी केसेस चलते रहे हैं। इन लोगों को, इंडिविजुअल्स को उनको इनके खिलाफ केसेस चलाए जा सकते हैं। मुझे याद है, आपको बल्कि आपको भी याद होगा कि जो जो बॉस्निया के जो लोग थे, आपको याद होगा जो सर्ब लीडर्स हुआ करते, जी, स्लोबोडान मिलोसेविच वगैरह, जी, जी। इस तरह के जो लोग थे, इनको फिर आईसीजे में जाके इनके खिलाफ केसेस चले थे। तो ये जब ये रिजीम चेंज होगी, तो फिर हो सकता है कि ये जो इंडिविजुअल्स इस वक्त रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको बुला के इनको पकड़ा जाए और अमेरिका जैसे मुल्कों में इनके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएं, या इनके जो बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी जाएं, फ्रीज कर दिया जाए, और फिर इनके खिलाफ केसेस चलें आईसीजे में। बिल्कुल ऐसा मुतवक्का है। आपके सवाल का, तफ़सीली सवाल का मैं एक मुख्तसर जवाब दे दूँ कि ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं ना, ये ट्रम्प कर देगा। ये मेरे ज़राए हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ। ट्रम्प ने कहा है कि मैं देख रहा हूँ, और अगर वो ट्रम्प आ जाता है, तो ये जो कुछ आपने कहा है ना, ये सब कुछ आप होता हुआ देखेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है, रिजीम कब तक रहेगी? आज या कल, मतलब सारी ज़िंदगी तो उन्होंने नहीं रहना। तो अब हाँ, ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भई ठीक है, हम जिसके कहने पे कर रहे हैं, यानी मग़रिब, अ, उसी के कहने पे हम कर रहे हैं, कल वही हमें पनाह देगा। लेकिन आपने ये भी देखा है कि मग़रिब ने किन लोगों से काम लिया, शहंशाह ईरान पेनोशे वग़ैरह, स सद्दाम बिल्कुल। सबका हाशिर है। तो फिर वो इस चीज़ को तो आप बिल्कुल देख लें। लेकिन मसला ये है कि देखिए, वहाँ जो बात मैं कह रहा हूँ कि वो बात तो है, लेकिन यहाँ अंदरूनी तौर पे देखा है, ये अभी तक बाज़ नहीं आए। दबाव आया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी वो पार्टी में जोड़-तोड़ हो रही है। आज अभी देखिए ना कि वो अभी जो इद्दत के, आपने जो बात की थी, इद्दत के केस में जो फैसला आया है, उसमें आप देखिए बाहर लोगों ने जाकर जो है गौहर अयूब को, मतलब वो कहा है और हाँ, सुना है, मुझे अभी बताया उन्होंने कि गौहर अयूब और साथ में जो दूसरे लोग थे, वो बेचारे वहाँ पे जान बचा कर भागे। यहाँ पर जो है ना, पार्टी को दोबारा जो है ना, ये लोग बाज़ नहीं आए। अब ये पार्टी के अंदर इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उन एक लोगों, ग्रुप खड़ा हो रहा है ना, जी, एक जी, ग्रुप जी, खड़ा जी, हो जी, रहा जी, है उसमें। ग्रुप बन रहा है, और ये उन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जेलों में रहे हैं। देखिए, जो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो लोग जेलों में रह के आए, उनको छोड़ा ही इस बुनियाद पर। कितने लोग अभी, कितने हज़ार लोग जेलों के अंदर हैं, उनको क्यों नहीं छोड़ा गया? ज़मानतें हो रही हैं, लेकिन नहीं छोड़ा जा रहा। लेकिन जिन्होंने अंदर जेलों में रह के कंप्रोमाइज़ कर लिया है, और उनको ये कहा गया कि ठीक है, आप बाहर जाएँ, जाके इमरान की बात करें, उनकी हिमायत करें, लेकिन आपने आखिर में पसे पर्दा काम हमारे लिए करना है। तो अब नतीजा क्या है कि जो बाहर से जो लोग आए हैं, जो जेलों में रह के आए हैं, वो आके कह रहे हैं, और कुछ लिफाफी किस्म के जो तजिया निगार हैं, जो आपको पता है एक होता है तरीक़ाकार, जो पब्लिक ओपिनियन चेंज करने के लिए जो व्लॉगर्स भी होते हैं, टीवी पे भी होते हैं, सारे टॉक शोज़ वगैरह, वो ये कह रहे हैं कि जनाब, उन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। तो भई क्या कुर्बानी, क्या गौहर अयूब ने दी? आपको उसकी पीठ लाल याद नहीं है? हाँ, मसला ये नहीं है, असल में बुनियादी तौर पर ये है कि ये गैप पैदा करना चाह रहे हैं। मामला ये है कि इस वक़्त जिस पीटीआई जिस बुरे सूरत-हाल से गुज़र रही है, इस वक़्त ज़रूरी थी कि सब लोगों को एक होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उस सेटअप पीटीआई के, उस सेटअप के खिलाफ, जो कि इस वक़्त पीटीआई को लेके चल रहा है। जब ज़ाहिर-सी बात है, हुँ, जब दोनों में अगर दरारें पैदा हो जाएँगी, तो फिर आगे जो ज़ाहिर है, ये सब सेटअप जो है, जिसमें बैरिस्टर गौहर वग़ैरह दूसरे तीसरे लोग जो शामिल हैं, ये इमरान खान के सारे कानूनी केस को फ़ॉलो कर रहे हैं। जब इनके हाँ। खिलाफ अगर वो ग्रुप अगर तैयार हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर ये कानूनी टीम कमज़ोर हो जाएगी। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश है। अंदर से जो है ना, जो लोग साज़िशें कर रहे हैं खान के खिलाफ, वो मुसलसल कर रहे हैं, और उनकी कोई अभी नियत नहीं है कि इमरान खान को छोड़ा जाए, और इमरान खान उस वक़्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि अवाम बाहर नहीं निकलेगी। एब्सोल्युटली, और अवाम का निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं जिस तरह हाँ। जो पहले पॉइंट कर रहा था, उसपे मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर थोड़ी-सी ज़रा मैं बता दूँ लोगों को कि ये जो सैंक्शंस की बात है, ये जब इंडिविजुअल्स इस तरह की चीज़ें करते हैं गैर कानूनी, उनके ऊपर एक मैग्निट्स्की लॉ है, जो जिसके तहत जो सैंक्शंस हैं वो जी, लगाई जाती हैं, और वो पकड़े जाते हैं, और उनके फिर हर चीज़ जो है वो उनकी फ्रीज़ हो जाती है, उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये जो भी लोग इस रेजीम के साथ ये इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहे हैं, इनको अमेरिका ही के कवानीन के मुताबिक पकड़ा जाएगा, और ये देखिएगा कि ये वक़्त आएगा कि ये सारे के सारे अंदर होंगे, और ये बड़ा खतरनाक होगा इनके लिए इंडिविजुअली। तो इनके लिए मेरा ख़्याल है कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अपनी इन चीज़ों के बारे में सोचें। अच्छा, एक चीज़ मुझे ज़रा बताइएगा, फिर भाई उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट जो एक सिलसिला है वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे अब क्या सूरत-हाल चल रही है? आप यूरोप में क्या देख रहे हैं? किस तरीके से इन चीज़ों को देखा जा रहा है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और ज़ाहिर है कि ईयू वगैरह के साथ आपका ताल्लुक रहता है। वहाँ पे क्या सूरत-हाल है? ये कुछ लोगों को यहाँ पे कंसर्न्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक़्त? देखिए, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, जितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, ये एक-एक चीज़ यहाँ नोट की जा रही हैं। और अभी हालिया तकरीबन 2 हफ्ते कबल कुछ इस पे बातचीत भी हुई थी, और अब उसके बाद ये वो जो अमेरिका की एक करारदाद आई है, तो मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है अनकरीब आप यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी कोई इस किस्म का कोई एक देखेंगे। कोई नोटिफ़िकेशन या रेज़ोल्यूशन कोई ना कोई, या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर जाएगा।
क्योंकि मामलात जो है ना बड़े खराब होते जा रहे हैं और ये ढकी छुपी बात तो नहीं, जो कुछ देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त हो रहा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है हाँ, और पूरे कौम को गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बगैर मुकदमों के उठाया हुआ है, औरतों को उठा लिया जाता है घरों से, जजेस का हाल खराब है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, यानी किसी भी शोबे के अंदर जो मतलब ह्यूमन राइट वायलेशन तो है, लेकिन सारी चीज़ों के अंदर वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रही है, दूसरे तमाम वायलेशंस भी हो रही है, लॉ की भी वायलेशन हो रही है, अखलाकी, माशरती हर तरीके से। तो यहाँ ये चीज़ें नोट हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में आप इस हवाले से यहाँ से भी कोई ना कोई ऐसी एक आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। करार दे। ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों में हमने 2-4 दिन पहले देखा कि जनरल अमजद शेर साहब का एक इंटरव्यू आया और उसमें उन्होंने कहा कि यार हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की, हमारे जो बच्चे थे, जो मेरे पास सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर आए थे और उन्होंने जब वो कोर कमांडर बने तो मेरे खिलाफ ऑर्डर किया करने का। तो यो बेसिकली ये कह रहे थे कि ये वक़्त आ चुका हुआ है कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं और उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए इस तरह के लोगों को। तो फिर वो जो इंटरव्यू था उसको डिलीट करवा दिया गया। ये जो सूरत-ए-हाल है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से ये भी तो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना जी, अमेरिका के लिए भी होना चाहिए और यूरोपियन यूनियन के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से यहाँ पे कंसर्न है और मैंने आपसे कहा कि इस पे कुछ मामलात हो रहे हैं, कुछ लोग इसको बाकायदा देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जर्नलिस्ट वगैरह हैं, जिसमें साबिर शाकिर वगैरह हैं और मोहित पीरज़ादा वगैरह हैं और बहुत सारे लोग हैं। आप जैसे लोग जो इस वक़्त पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं और पाकिस्तान में तो ख़ैर बात ही कोई नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान के अंदर तो इस हाँ, वक़्त पाकिस्तान का मुकदमा अगर देखा जाए तो वो तमाम जो है एंकर पर्सन या सहाफ़ी जो इस वक़्त हुँ, बाहर बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो कोई बात कर ही नहीं करना नहीं चाहे कर तो नहीं कर सकता करना कोई। ही कर नहीं सकते हाँ, 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 कर ही नहीं सकता, सही बात। तसव्वुर ही नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो काम कर रहे हैं और उनकी वजह से जो उनको जो परेशानियाँ हैं, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ नोट की जा रही हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा कुछ बात करना हुँ, लेकिन ये है कि आप जल्दी देखेंगे कि इस हवाले से भी पाकिस्तान पर दबाव आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है अपनी जिसे कहते हैं कि अना का मसला ये लेकर बैठ गए हैं और अगर इन्होंने अपने मामलात को अगर रिवाइज़ नहीं किया, तो आप यकीन करें पाकिस्तान को नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है और आप देखिए मौलाना फज़लुर रहमान का जो बयान था, आपने देखा हाँ, उसको उन्होंने वो कर दिया सारा। वो हाँ, बयान कोई मतलब कोई गलत नहीं है। हम बहुत सारी बातें नहीं करते कुछ वजूहात की वज़ह से, आप भी नहीं करते क्योंकि हमारा मुल्क है, ठीक बात। भारत से मोहब्बत है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही वो 100% दुरुस्त हैं। आप अचानक हुँ, अगर ये हालात इन्होंने दुरुस्त ना किए तो अचानक आप वो सब कुछ देख लेंगे कि ये ऑपरेशन वग़ैरह जो सब धरा भी जाएगा और ये जो ऑपरेशन ये कर रहे हैं ना बुनियादी तौर पर इस ऑपरेशन का असल मकसद ही यही है कि जो वो लोग जिनको के अब इस चीज़ का इदराक हो चुका है, जिनको शऊर आ चुका है कि इस रियासत के असल मालिक कौन है, उस शऊर जो लोग रखने वाले हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन होगा। तो मैं समझता हूँ और कि उनपे अभी हाँ, इनको अब होश के ठीक नाखून लेना चाहिए, इनके लिए बेहतर यही है। ठीक बात है और आखिर में सिर्फ 1-2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो वाइंड अप करते हैं फिर उसके बाद। एक तो ये है कि प्यूटन की मुलाकात हुई है कांगो के प्रेज़िडेंट के साथ और कांगो जो के प्रेज़िडेंट जो हैं वो रशिया में गए हुए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। ये अफ्रीका के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो क्यों लिया जा रहा है प्यूटन की तरफ से? दूसरी ये है कि जो जूलियन असांज का मामला है वो भी चलें किसी तरीके से हल हुआ है। अब वो ही इज़ द फ्री मैन नाउ। लेकिन ज़ाहिर है कि प्ली बार्गेन हुआ है उसके साथ हमने देखा है कि मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं कि यूक्रेन में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो अब जाके इनसाइड यूक्रेन अब काम करेंगे। तो ये तो एक बहुत ही ब्लैटेंट किस्म की खिलाफवर्जी होगी इंटरनेशनल लॉ की अगर वो इस तरह करते हैं और ज़ाहिर है कि रूस को भी जाके वो एक इश्तिहाद दिलाने की बात होगी। ये सब चीज़ें जो हैं इनको कैसे देखनी चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से जो बात आई है इसमें डैनकोर या ब्लैक वाटर वगैरह जो अमेरिका की तंजीमें हैं और इस तरह और उनके बहुत सारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनके ऊपर पहले पाबंदी लगा दी थी लेकिन अब जो है सुनने में आया है कि शायद ये पाबंदी उठा रहे हैं या उठा लिया होगा हुँ, तो वो उनको कहा जाएगा कि ये बाकायदा जाके यूक्रेन में लड़ें और वो तमाम जो लेटेस्ट अमेरिकन जो वेपन्स हैं जो कि हाँ, जिसकी की ट्रेनिंग देने में मतलब यूक्रेन को टाइम लगेगा वो मतलब उसको ऑपरेट करेंगे बिकॉज़ क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। हुँ, तो मैं ठीक, समझता हूँ कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और ये बात आ रही है और इवन डोमा के अंदर भी ये बात हुई है ठीक कि है, ये तमाम इक़दामात जो हैं, ये मज़ीद कैसे जो हों? है हुँ, उसको रशिया को प्रोवोक करेंगे प्यूटन को। जहाँ तक ये ठीक, प्यूटन की बात है जो अफ्रीका की देखिए उसका मसला ये है कि प्यूटन अब कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो है ना मामलात को फैलाएँ, वो अपने इत्तेहादियों में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं और मेरे पास ये भी इत्तला है कि शायद हो सकता है कि वियतनाम के बाद हो सकता है प्यूटन अफ्रीका के अंदर भी अपने फ़ौजी अड्डे जो हैं वहाँ पर बनाना चाहते वो हैं। बनाने का लिहाज़ा ठीक है। कोशिश ये की जा रही है कि चीन के साथ मिलकर वहाँ पर क्योंकि चीन का बड़ा असर है अफ्रीका में। हाँ, हाँ, चाइना के साथ ठीक है। मिलकर वो अफ्रीका के अंदर एक जॉइंट वेंचर बनाना चाहते हैं। चलें इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया फैसल भाई, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।